सब ने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलान और स्वागत है सभी बैंकर्स के एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं जो सरफेसी एक्ट हमने स्टार्ट किया था उसी का टॉपिक ये है। तो इसमें हम करने वाले हैं अमेंडमेंट, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट सरफेसी एक्ट के अंदर हुए हैं वो आज हम इसमें कवर करेंगे और ये टॉपिक भी हमारा आज ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है अमेंडमेंट WF 26/10/2007, यानी कि जो अमेंडमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 26/10/2007 में जो आया था। तो फर्स्ट इसमें था राइट्स ऑफ क्रेडिटर। तो राइट ऑफ क्रेडिटर में क्या था? टू टेक पोजेशन, टेक ओवर मैनेजमेंट, अपॉइंट मैनेजर, रिकवरी मनी रिसीवेबल फ्रॉम थर्ड पार्टी, ये सारे के सारे इसमें हुए थे। उसके बाद DRT पेंडिंग केस, बैंक कैन मेक यूज ऑफ सरफेसी एक्ट फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटी फॉर सच केसेज यानी कि जो DRT में पेंडिंग केस है उसमें सरफेसी एक्ट लगा के उसको कर सकते हैं। उसके बाद द प्रॉपर्टी शैल बी सोल्ड आइदर बाय इनवाइटिंग टेंडर्स और बाय होल्डिंग पब्लिक ऑक्शन और बाय ऑब्टेनिंग कोटेशन और बाय प्राइवेटी ट्रीटी, यानी कि जो प्रॉपर्टी सेल करेंगे उसके कई तरीके इसमें बताए गए थे कि टेंडर इनवाइट करके या फिर पब्लिक ऑक्शन के द्वारा या कोटेशन के द्वारा या फिर प्राइवेट ट्रीटी के द्वारा वो कर सकते थे। एट लीस्ट वन अटेम्प्ट शुड बी मेड टू सेल द प्रॉपर्टी थ्रू पब्लिक ऑक्शन एक्शन और ऑक्शन by inviting tenders, and at least 2 attempts should be made to sell the property through public auction by inviting tenders before opting for sale through private treaty। तो इसमें बोला गया था कि प्राइवेट ट्रीटी के थ्रू सेल करने से पहले कम से कम एक बार जो कोशिश की जाएगा, अटेम्प्ट किया जाएगा कि उसको पब्लिक ऑक्शन के द्वारा जो सेल किया जा सके, और 2 बार उसको अटेम्प्ट किया जाएगा कि उसको पब्लिक ऑक्शन के द्वारा यानी कि उसको पब्लिक टेंडर के द्वारा उसको जो सेल किया जा सके। उसके बाद अगर वो नहीं होती तो उसके बाद प्राइवेट ट्रीटी के द्वारा उसको सेल किया जाए। उसके बाद अमेंडमेंट है विद इफेक्ट फ्रॉम 15/1/2013 से। तो इसमें देखिए क्या था, एज पर सेक्शन 13(5)(a) ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट द सिक्योर्ड क्रेडिटर बैंक कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ बिडिंग फॉर परचेज ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टीज, यानी कि एज पर सेक्शन 13(5)(a) के अकॉर्डिंग क्या था कि जो बैंक है, क्रेडिटर बैंक है जिसने लोन दिया है, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। सेल के अंदर बिडिंग प्रोसेस के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, वेयर द ऑक्शन वाज पोस्टपोन्डेड फॉर वांट ऑफ ए बिड, वो कब कर पाएगा? जब पहले मान लो ऑक्शन हुई है लेकिन वो पोस्टपोन्ड होगी क्योंकि उसको जो रिजर्व प्राइस था वो नहीं मिला, उसके बाद वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। वाइल पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्शन द फॉलोइंग गाइडेंस शुड बी स्ट्रिक्टली अडहेयर टू। तो जब पार्टिसिपेट करेगा जो क्रेडिटर बैंक है उस वक्त क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? तो फर्स्ट है द ऑथराइज्ड ऑफिसर शुड हैव टेकन एक्चुअल फिजिकल पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज प्रपोज टू बी परचेज, यानी कि जो ऑथराइज ऑफिसर होगा उसे एक्चुअल फिजिकल पोजेशन लेनी पड़ेगी प्रॉपर्टी की। उसके बाद द ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर सरफेसी एक्ट शुड हैव बीन पोस्टपोन्डेड एट लीस्ट वंस फॉर वांट ऑफ बिडर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहली बार कभी भी जब मान लो कोई भी एसेट है उसकी सेल करनी है, प्रॉपर्टी है उसकी सेल करना है बैंक के द्वारा, तो बैंक पहली बार में ही उसमें बिडिंग नहीं कर सकता। वो बिड कब कर सकता है? अगर मान लो पहली बार उसको सेल के लिए रखा गया लेकिन उसको रिजर्व जो अमाउंट था उस पर बिड नहीं मिलती, यानी कि उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। उसके बाद वो सेकंड टाइम में या थर्ड टाइम में वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है जो क्रेडिटर बैंक है। उसके बाद द प्रॉपर्टी इज ब्रॉट फॉर ऑक्शन अगेन विद द सेम रिजर्व प्राइज, जो प्रॉपर्टी है वो दोबारा उसी रिजर्व प्राइज के साथ आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसका रिजर्व प्राइज कम कर दिया हो। वेर एवर द रिजर्व प्राइज हैज़ बीन स्केल डाउन द बैंक कैन बिड फॉर द सेकंड ऑक्शन एट द स्केल डाउन रिजर्व प्राइज प्रोवाइडेड नो अदर बिडर्स हैव पार्टिसिपेटेड। और अगर मान लो फिर भी उसको जो खरीदार नहीं मिल रहा है तो अगर बैंक उसको कम कर देता है रिजर्व प्राइज को, तो उस केस में भी ये रहेगा, ये कंडीशन रहेगी कि किसी दूसरे पर्सन को उसके ऊपर
बिड नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई दूसरा पर्सन बिड लगाएगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू बैंक, यानी कि अगर कोई भी बिड नहीं लगाएगा तब वो स्केल डाउन जो प्राइस है, रिजर्व प्राइस है, उसमें बिड कर सकता है बैंक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेब्ट लॉ एंड मिसलेनियस प्रोविजन। तो ये अमेंडमेंट हुई थी 2016 में। फॉलोइंग लॉज हैव बीन अमेंडेड। तो इसमें देखिए क्या हुआ था, सिक्योरिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट सरफेसी एक्ट 2002। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि सरफेसी एक्ट की जो है ये एक फुल डेफिनेशन भी इसकी होती है, जो फुल फॉर्म इसकी होती है तो वो क्या होती है, सिक्योरिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये इसकी होती है फुल फॉर्म। उसके बाद 4 चीज़ें इसमें हुई थी। दूसरा क्या था इसमें, रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट RDDBFI 1993। और उसके बाद था डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, ये इसमें अमेंडमेंट हुई थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू द सरफेसी एक्ट 22, यानी कि 2002 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द सरफेसी एक्ट अलाउज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू टेक पोजेशन ओवर ए कोलैटरल अगेंस्ट विच ए लोन हैड बीन प्रोवाइडेड, यानी कि सरफेसी एक्ट जो है वो अलाउ करता है क्रेडिटर को कि वो पोजेशन ले सकते हैं जिसके अगेंस्ट उन्होंने लोन दिया था, अपॉन ए डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट रीपेमेंट, अगर कोई डिफ़ॉल्टर हो जाता है रीपेमेंट करने में। दिस प्रोसेस इज अंडरटेकन विद द असिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और ये जो प्रोसेस है वो किसके अंडर में की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। एंड डज नॉट रिक्वायर द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, और इसमें कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, दखल की जरूरत नहीं पड़ेगी। द बिल प्रोवाइड दैट दिस प्रोसेस विल हैव टू कंप्लीटेड विद इन 30 days बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और बिल ने क्या बोला है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ये प्रोसेस 30 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है इन एडिशन द बिल एम्पावर्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू असिस्ट बैंक्स इन टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, और इस बिल में क्या बोला गया है, क्या पावर दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट असिस्ट कर सकता है बैंक को कि मान लो किसी कंपनी ने लोन लिया है और उसने लोन नहीं रीपे किया है, तो वो उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको टेक ओवर कर सकते हैं उस कंपनी को। इन केस द कंपनी इज अनेबल टू रीपे लोन, अगर उसने लोन नहीं दिया है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा असिस्ट किया जा सकता है बैंक को कि आप इस कंपनी को टेक ओवर कर सकते हो। दिस विल बी डन इन केस द बैंक्स कन्वर्ट दियर आउटस्टैंडिंग डेब्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, और वो कैसे करेंगे कि जो उनका आउटस्टैंडिंग डेब्ट था यानी कि जो पे करना अभी बाकी था उसके वो इक्विटी शेयर्स ले लेंगे। एंड कंसिक्वेंटली होल्ड ए स्टेक ऑफ 51% और मोर इन द कंपनी, और वो उसके अंदर क्या करेंगे 51% या उससे ज़्यादा के जो इक्विटी शेयर ले लेंगे, यानी कि वो उसके मालिकाना हक उनके पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द एक्ट क्रिएट्स ए सेंट्रल रजिस्ट्री टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और एक्ट ने क्या बोला है कि एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जाएगी जो कि सभी रिकॉर्ड को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। द बिल क्रिएट्स ए सेंट्रल डाटाबेस टू इंटीग्रेट रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड अंडर वेरियस रजिस्ट्रेशन सिस्टम विद द सेंट्रल रजिस्ट्री। दिस इंक्लूड इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मेड अंडर कंपनी एक्ट 2013, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 एंड मोटर व्हीकल एक्ट। तो ये सारे के सारे एक्ट के थ्रू जो रिकॉर्डिंग की जाएगी, रिकॉर्ड किया जाएगा, रिकॉर्ड बनाया जाएगा सभी के सभी सिक्योर्ड एसेट्स का। उसके बाद नेक्स्ट है द बिल प्रोवाइड्स दैट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स विल नॉट बी एबल टू टेक पोजीशन ओवर द कोलैटरल अनलेस इट इज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल रजिस्ट्री, और बिल ने क्या बोला है कि कोई भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो तब तक किसी भी कोलैटरल का पोजेशन नहीं ले पाएगा जब तक कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर ना किया गया हो। फर्दर दीज क्रेडिटर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट विल हैव प्रायोरिटी और अदर्स इन रीपेमेंट ऑफ ड्यू, और उसके बाद ये क्रेडिटर क्या कर सकते हैं, जो क्रेडिटर्स हैं यानी कि बैंक हैं, वो
इंटरेस्ट, सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे करके रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद वो जो रीपेमेंट है ड्यू है जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, द एक्ट empowered the RBI to examine the statements and any information of ARC related to their business। और एक्ट में एम्पावर किया गया RBI को कि वो एग्जामिन करे इन सभी स्टेटमेंट को, इंफॉर्मेशन को। द बिल फर्दर एम्पावर्स द RBI टू कैरी आउट द ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ दोज कंपनीज। और RBI को पावर दी गई कि वो इन कंपनीज का ऑडिट कर सके, इंस्पेक्शन कर सके, एंड आल्सो पेनलाइज ए कंपनी इफ द कंपनी फेल्स टू कंपाइल विद द डायरेक्शन इशूड बाय इट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द बिल प्रोवाइड्स दैट स्टैम्प ड्यूटी विल नॉट बी चार्ज ऑन ट्रांजैक्शन अंडर टेकन फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ARC। तो बिल में क्या बोला गया कि इनके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, जो कि क्या होगा हमारे पास, चार्ज ऑन ट्रांजैक्शन अंडरटेकन फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यानी जो फाइनेंशियल एसेट्स की ट्रांसफ़र की जाएगी उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड लोन्स एंड कोलैटरल्स। और फाइनेंशियल एसेट्स की जो बात हो रही है उसके अंदर क्या क्या आएगा, लोन्स एंड कोलैटरल्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, अनेबलिंग नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी रिसिप्ट, ब्रिंगिंग हायर परचेज, फाइनेंशियल लीज एंड कंडीशनल सेल अंडर एम्बिट, मेकिंग डिबेंचर ट्रस्टीज एट पार विद secured creditors, और specifying the timeline for taking possession of secured assets and according priority of secured creditors in repayment of debts over all debts। तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट इसके अंदर आती है, अमेंडमेंट टू द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 एंड इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। The amendment was proposed to exempt assignment of loans in favor of ARC from stamp duty। तो इसमें क्या बोला गया है कि स्टैम्प ड्यूटी से एग्जैम्प्ट कर देना है। एंड द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन प्लेज और ऑन कन्वर्जन ऑफ डेब्ट इनटू शेयर्स इन फेवर ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो किस में आया था, अमेंडमेंट हुई थी जो डिपॉजिटर एक्ट 1996 और इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 में। उसके बाद नेक्स्ट है समरी ऑफ टाइम पीरियड इन सरफेसी एक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड इसके अंदर रहते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है नोटिस बिफोर पोजेशन, कि जो पोजेशन की जाएगी उससे पहले नोटिस दिया जाएगा अंडर सेक्शन 13(2)(a) ऑफ सरफेसी एक्ट 6 एक्ट। तो इसमें क्या है 60 डेज का जो 60 डेज पहले क्या दिया जाएगा, नोटिस। उसके बाद दूसरा है रिप्लाई ऑफ ऑब्जेक्शन बाय बोरवर, यानी कि अगर बोरवर उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसका रिप्लाई कितने दिन के अंदर दिया जाता है, 15 डेज के अंदर। उसके बाद बोरवर कैन फाइल पिटीशन इन DRT अगेंस्ट पोजेशन नोटिस। अगर पोजेशन को नोटिस दे दिया है तो बोरवर के पास पिटीशन करने का टाइम होता है DRT के अंदर, कितना टाइम होता है, 45 डेज। उसके बाद अपील टू DRAT अगेंस्ट डिसीजन ऑफ DRT, यानी कि अगर DRT का डिसीजन आ गया लेकिन जो बोरवर है या फिर बैंक है वो उससे खुश नहीं है तो वो DRAT में कंप्लेंट कर सकते हैं, कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। उसके बाद नोटिस बिफोर सेल, तो सेल करने से पहले जो नोटिस दिया जाएगा वो कितने दिन पहले दिया जाएगा, 30 डेज। और उसके बाद पीरियड ऑफ बैलेंस पेमेंट 75% बाय द बायर ऑफ एसेट्स। तो जो पेमेंट होगी 75% पेमेंट होगी बायर की, जो जिसने एसेट लिया है, तो वो कितने दिन के अंदर होगी, 15 डेज के अंदर। यानी कि जो 25% है वो तो एट ए टाइम ले ली जाती है, ठीक है, जिस वक्त उसकी सेल होगी एसेट की, और जो बाकी 75% जो पेमेंट रहती है वो 15 दिन के अंदर बायर को देनी होती है। तो ये था हमारे पास जो सरफेसी एक्ट था उसके जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स थे वो थे। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसकी PDF भी आपको जो ग्रुप के अंदर जो टेलीग्राम ग्रुप हमारा है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और अगर किसी ने अब तक वो ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ ही आपके पास जो मॉक टेस्ट की
और जो रिवीजन का हमने सीरीज स्टार्ट किए उसकी वीडियो भी आपके पास आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।